प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आइए पहले हम इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं और उसके बाद मैं प्रमेय आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक संख्या है 210 जो कि भाज्य संख्या है। अब यदि हम 210 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो चूंकि इसका इकाई का अंक 0 है, अतः यह संख्या 2 से भाज्य होगी। तो सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे तो 2 एक कम 2, फिर 1 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, भाग मुझे लब्धे 0, 2 पंचे 10। अब चूंकि इकाई का अंक 5 है तो यह 2 से विभाजित नहीं होगा, तो हम 3 से विभाजित करेंगे तो 5 और 1 6, 3 दूनी 6, 3 के पहाड़ा में आता है, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 1 बचा और 3 पचे 15। अब 5 3 8 जो कि 3 के पहाड़ा में, इसलिए 5 से नहीं 3 से नहीं कटेगा ये, तब 5 से कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है। तो 5 सत्ते 35 और 7 एक कम 7। 210 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब जो ये हमारी आधारभूत प्रमेय है अंकगणित की, आधारभूत प्रमेय ये कहती है अंकगणित की कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो बिल्कुल हमने यहाँ पर देखा कि संख्या 210 जो थी, इस 210 को हमने 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 जो कि सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। अब आगे कहती है, इसका एक पार्ट पूरा होगी, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब आगे कहते कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यदि हम इसके क्रम पर विचार न करें, इसका क्रम अपन कुछ भी कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 7, या इसी को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। यानी इसका आने वाला जो क्रम है, ये क्रम कुछ भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और यह गुणनखंड जो होता है वो अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो ये थी आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब इसके बाद आता है उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 कहता है कि संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। देखिए, यदि n के किसी मान के लिए 4 की घात n 0 पर समाप्त होगी। देखिए, यदि n का कोई भी मान ले लें, n का कोई भी मान अपन ले लें, क्योंकि n प्राकृत संख्या है तो 1 से लेकर और अनंत तक का कोई भी मान अगर हम ले लें, तो यदि n के उस मान के लिए 4 की घात जो n है वो अगर कहाँ पर समाप्त होती है, 0 पर, तो वह 5 से विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि 5 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह 5 से विभाज्य होती है। तो वह 5 से विभाज्य होगी। अर्थात अब जब 5 से विभाज्य होगी, इसका मतलब ये होगा कि 4 की घात n का एक गुणनखंड 5 होगा, अर्थात 4 की घात n का एक गुणनखंड 5 होगा।
लेकिन अगर मैं 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड करूं तो 4 के गुणनखंड होंगे 2 की घात 2, 2 गुणे 2 और घात n। अब 2 का 2 बार गुना तो 2 घात 2, पूरे घात n, घात के ऊपर घात तो घातों का गुना, तो आ जाएगा 2 की घात 2n। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 आ रही, 2 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आ रही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है, 2 के अतिरिक्त कुछ नहीं आ सकता। तो तब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, चूंकि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है किसी भी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं यदि उनके क्रम पर विचार न किया जाए, तो उसके अनुसार 4 की घात n के गुणनखंड में केवल मेष संख्या 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं, केवल 2 ही। तो अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त। और इसी बात की हमें जांच करना था। तो इस प्रकार ये हुआ आपका उदाहरण नंबर 5 हल हुआ। इसमें यदि कोई समस्या हो तो इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बच्चों, आप मेरे मोबाइल नंबर 7999328546 पर भी व्यक्तिगत रूप से या व्हाट्सएप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।